हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आपने यूपी टेस्ट सीरीज का पहला यूनिट टेस्ट दिया होगा और उसके मार्क्स भी आपने देख लिए होंगे। हमने उसमें नेगेटिव मार्किंग 0 रखा है। हालांकि जो पीडीएफ थी जो टेस्ट की उसमें मेंशन -1 हो गया था, लेकिन जो कैलकुलेशन हुई है वो 0 के अकॉर्डिंग हुई है। आपका जो फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर है, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसलिए हमने आपकी मेहनत को देखते हुए एक ऑफ़र रखा है और वो ऑफ़र ये है कि जो फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो लास्ट में हमने रखे हैं, उन टेस्टों का जो पहला टॉपर होगा, तीनों टेस्टों का, पहले फुल लेंथ टेस्ट का, सेकंड का और थर्ड का, तीनों फुल लेंथ टेस्टों के टॉपर्स को एक प्राइज़ दी जाएगी और प्राइज़ में उसका जो फीस है टेस्ट सीरीज़ का वो वापस किया जाएगा। सो आप दिल से मेहनत करके टेस्ट दें, क्योंकि आपका रिजल्ट हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही यदि आप यूनिट टेस्ट में अच्छे से काम करते हैं, मिक्स टेस्ट में अच्छे से काम करते हैं, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं फुल लेंथ में मिलेगा और आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज सॉल्यूशन वीडियो के। और सॉल्यूशन वीडियो है टेस्ट फर्स्ट की। टेस्ट फर्स्ट में 30 क्वेश्चंस थे जो 30 मिनट में करने थे, और ये जो 30 क्वेश्चंस थे उसके टॉपिक्स को आपको पहले ही बता दिया गया था और उन्हीं टॉपिकों के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। चलिए धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट सीरीज का। हाँ, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी का यूनिट बताना है। सो तरीका क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का सीधा लिंक होता है कूलॉम फोर्स से, इलेक्ट्रिक फोर्स से। वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। हमको डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका होता है डायमेंशन निकालने का। जिसका डायमेंशन चाहिए उसको सेपरेट कर लो। तो एप्सिलॉन नॉट किया 1/4 पाई 1/f एंड Q1 Q2 अपॉन r²। आप देखेंगे कि ऊपर इसका जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, यूनिट का मतलब मात्रा, तो कूलम का स्क्वायर। नीचे 4 पाई का यूनिट लेस है तो यहाँ कोई यूनिट नहीं आएगी। f का होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर, ये दूरी है तो मीटर का स्क्वायर। सो ऑप्शन होगा इसका डी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि यदि इक्वेशन x = AT + BT², यहाँ जो x है वो डिस्टेंस है इन किलोमीटर एंड जो टाइम है वो सेकंड है। देन द यूनिट ऑफ b, आपको b की यूनिट बतानी है। देखो, आप एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल जानते हैं या जिसको समघातीयता सिद्धांत कहते हैं, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं। इसमें साधारण सा एक नियम होता है कि यदि आपने कोई इक्वेशन लिखी है तो उस इक्वेशन की सभी जो टर्म हैं उन सभी टर्मों का जो डायमेंशन है वो इक्वल होगा। यदि इसका डायमेंशन डिस्टेंस आ रहा है तो ये डिस्टेंस में ही ऐड होने वाली है, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन भी डिस्टेंस में होगा और ये इक्वल भी डिस्टेंस के ही होगी। वापस बोल रहे हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ही आपस में जुड़ सकती हैं, तो इस इक्वेशन में आने वाले जितनी भी टर्म है उनकी डायमेंशन इक्वल है। तो देखिए, ये x है, उसने कहा है कि डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन कितना है L1। इसका मतलब जो AT होगा उसका डायमेंशन भी L1 होना चाहिए और जो BT² होगा उसका डायमेंशन भी L1 ही होना चाहिए। चलिए, T टाइम है तो B का डायमेंशन चाहिए, कैसे निकालेंगे, L1 अपॉन T² और T का डायमेंशन होता है T1, तो ये आ जाएगा T2, क्योंकि T² को नीचे ले आए। क्या लिखेंगे, L1 उसने कहा है हमारा जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड, तो इसलिए सेकंड स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन होगा इसका C। ठीक है, C ऑप्शन में किलोमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। यदि वो B की जगह A का डायमेंशन पूछता तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते। क्या करते, देखिए, A बराबर लिखते हैं L/T और ये आ जाता किलोमीटर अपॉन सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की पावर -12। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे आपने सबने किया होगा। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, C = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ बुद्धि का थोड़ा सा बात है। यदि आप यहाँ μ0 का एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन रखोगे और उसका, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -12, तो यहाँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन रख के सॉल्व करना इस सिचुएशन में बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि
ये काम आई थिंक 1 मिनट से ज़्यादा लेने वाला है और हमको इतना मिनट नहीं देना है। तो इन क्वेश्चनों को करने का सीधा सीधा तरीका होता है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो दिखने में टिपिकल लगेंगे, ध्यान रखना उसका कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बनता है। जैसे बात करें इंडक्टर की, आपसे पूछ ले कि एल का फॉर्मूला क्या है, मतलब प्रेरकत्व का डायमेंशन क्या है, आपसे पूछ ले रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है, आपसे पूछ ले पोटेंशियल का डायमेंशन क्या है, और भी म्यू का डायमेंशन पूछ ले। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं, जैसे कि एक बार पूछा गया था व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एल अपॉन आर या व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ आर सी, तो यहाँ आपको आर का और सी का डायमेंशन रख के कैलकुलेट करोगे तो इसका डायमेंशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तरीका बताएंगे, पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। चलिए, तो ये सी क्या है यहाँ पे, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का वेग। तो यहाँ सी की डायमेंशन क्या होगी, L1 t-1। हाँ जी, ये क्या होगा 1/μ0 ε0 की पावर हाफ, इसको ऊपर ले जा सकते हैं तो μ0 ε0 की पावर -12 और डायमेंशन आ गई L1 t-1। सो आपका जो ऑप्शन होगा वो होने वाला है सी। ठीक है, इसका ऑप्शन है सी। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यदि ε0 वैक्यूम का परमिटिविटी है, विद्युतशीलता है, तो ई विद्युत क्षेत्र हो तो डायमेंशन बताइए 1/2 ε0 e²। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप यहाँ पे ε0 का डायमेंशन रखेंगे, e² का डायमेंशन रखेंगे, तो शायद आपको बहुत टाइम लग जाएगा और ये जो तरीका होगा डायमेंशन कैलकुलेट करने का इस फॉर्मूले से वो गलत होगा। ये होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का, U/V। U इज़ द एनर्जी, V इज़ द वॉल्यूम। और इसका एक फॉर्मूला और होता है σ²/2 ε0। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, म्यू, इसको एनर्जी डेंसिटी लिखते हैं, ये होती है ऊर्जा बटे वॉल्यूम या आयतन, बराबर σ²/2 ε0 इक्वल टू 1/2 ε0 e²। तो आपको यदि फॉर्मूले में σ²/2 ε0 दे या 1/2 ε0 e² दे, उसका आंसर U/V से ही निकालना है। तो यहाँ U क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी की डायमेंशन होती है m1 L2 t-2, और V वॉल्यूम है तो इसकी L3 होती है। तो क्या डायमेंशन आ जाएगी, देखिए m1 L-1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, और t-2। सो ऐसा ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ में किसका जो डायमेंशन है वो सेम है। तो देखिए हम बताते हैं किसका डायमेंशन सेम है। आपने इसका आंसर सी किया होगा, सी इसका आंसर करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उनको टेस्ट नहीं मिला है तो आप हमारे प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ प्ले स्टोर पे आपको टेस्ट दिख जाएगा और वो बिल्कुल फ्री है। तो आप इस टेस्ट को देख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं और उसका अटेम्प्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि निम्न जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इसमें किसका डायमेंशन जो है इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी डेंसिटी मतलब ऊर्जा घनत्व, दूसरा है अपवर्तनांक मतलब म्यू। तो पहला ऊर्जा घनत्व है जिसको हम ऐसा करते हैं स्मॉल यू से लिख देते हैं, दूसरा है अपवर्तनांक जिसको कई बार एन से भी लिखते हैं या म्यू से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक है डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक जिसको एप्सिलॉन आर से लिख देते हैं, एक है यंग गुणांक जिसको हम वाई से लिख देते हैं, और एक है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से लिखते हैं। तो देखिए 2 और 4, 2 मतलब अपवर्तनांक है और 4 मतलब क्या है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो देखिए इसका जो डायमेंशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको कहते हैं प्रतिबल और इसको कहते हैं विकृति। ओके, चलिए तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये भी आप नोट कर लें। यदि आपसे पूछा था विकृति का डायमेंशन क्या है, स्ट्रेन का डायमेंशन क्या है, तो कोई डायमेंशन नहीं होता, ये होता है डेल्टा एल अपॉन एल। लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाती है तो ये होती है डायमेंशन लेस। इसका मतलब
ये फॉर्मूला किसका है? इलास्टिसिटी कांस्टेंट का, मतलब यंग मॉड्यूलस का, वाई का। और ये स्ट्रेस अपन स्ट्रेन है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब वाई का जो डायमेंशन होगा वो स्ट्रेस के डायमेंशन के इक्वल होगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, और ये प्रेशर के इक्वल है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1 L1 T-2 अपॉन इसका क्या है? L2। तो सॉल्व करेंगे, देखेंगे m1 L-1 T-2, और देखिए यही डायमेंशन मैच कर रहा है फोर्थ के साथ। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन है m1 L-1 T-2 वो इक्वल है किसके? यंग मॉड्यूलस के डायमेंशन की, जो भी इसमें दे रखा है, क्या नाम है, हाँ, यंग गुणा के डायमेंशन के, दैट इज m1 L-1 T-2। ये जो अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी डायमेंशन m0 कैपिटल में लिखते हैं, L0 T0 होता है, तो ये भी डायमेंशन लेस है। ये एप्सिलॉन r है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट। ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसका डायमेंशन भी m0 L0 T0 ही होता है, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं QVB इक्वल टू F से, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ये, इससे आप निकाल सकते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है C कि पहला और 4, मतलब ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी और 4 यंग गुणांक, दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो हम अभी इसके बारे में ही बात कर रहे थे और उसी को ही वापस समझते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछा गया है और इतना सब कुछ दिया गया है, मास, लेंथ वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप इस चीज़ में ना उलझें, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सिंपल जो तरीका है उसका वो ये है कि, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की। देखो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका हम बता देते हैं आपको कैसे निकालेंगे। W बराबर ये होती है एनर्जी और इसका फॉर्मूला होता है I² RT। यहाँ I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है और W क्या है? हमारी एनर्जी है। तो यहाँ से सिंपल वे में आपको R का डायमेंशन देखने को मिलेगा, R बराबर W अपॉन I² T। ध्यान रखना, यदि कोई भी स्टूडेंट डायमेंशन को भी याद करने की कोशिश कर रहा है तो इस गलत फहमी में ना रहे कि वो वहाँ सही कर देगा। पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको पहले डाउट रहा हो और वहाँ वो सही हो जाए। कहने का सीधा सा मतलब है, पेपर में सही होने वाले क्वेश्चन वही होते हैं या उसी टॉपिक से होते हैं जिसका आपके पास कोई डाउट नहीं होता। तो डायमेंशन आप याद करके ना जाएं, रट के ना जाएं। डायमेंशन को हमेशा फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। जिसकी डायमेंशन पूछी गई है उसको इजी फॉर्मूले से रिलेट करने की कोशिश करें। तो W जो एनर्जी है वो, या इसको वर्क भी कहते हैं, तो I² RT है, R का डायमेंशन निकालेंगे W अपॉन I² अपॉन T। तो W मतलब वर्क है m1 L2 T-2 अपॉन I² का क्या होगा जी? A2 और T का क्या होगा? T1। तो देखिए R का डायमेंशन सीधा सीधा आ गया m1 L2 T-3 A-2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, अरे भाई चलिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसका जो ऑप्शन है आप देख रहे होंगे कौन सा? m1 L2 T-3 A-2, दैट इज द ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन में जो है A को I से शो किया गया था। ऑप्शन में जो आप देख रहे होंगे A जो एम्पियर है उसको I से शो किया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करें। यदि ऑप्शन में एम्पियर को फंडामेंटल माना है तो एम्पियर देखें, यदि I को माना है तो I देख लें। तो आपका जो ऑप्शन मिल रहा है ना वो ये मिल रहा है m1 L2 T-3 I-2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक पार्टिकल का वेलोसिटी दे रखा है b बराबर at प्लस v अपॉन t प्लस c। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात है वो आप देखना। इस क्वेश्चन को सीधा आप ऑप्शन से कर सकते हैं।
पहली बात तो ये याद रखें जो हमने सेकंड क्वेश्चन में बताई थी कि यदि कोई भी इक्वेशन बन रही है तो उस इक्वेशन में जुड़ने वाली जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी उनकी सबकी डायमेंशन इक्वल होगी। कहने का मतलब जो b की डायमेंशन है वेलोसिटी की वही at की डायमेंशन होगी और वही b/t+c की होगी। और भी इंपॉर्टेंट बात, नीचे क्या हो रहा है, t में मतलब टाइम में c जुड़ रहा है, तो टाइम में हमेशा टाइम ही जुड़ता है, इसका मतलब c की डायमेंशन t1 आनी चाहिए। तो ऑप्शन देख लें, ऑप्शन केवल फोर्थ मतलब डी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें c की डायमेंशन t1 दे रखी है, तो बाकी का ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये टाइम सेविंग का एक अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शन को भी देख लें। तो ऑप्शन में यदि दिख रहा है आपको जो c की डायमेंशन है वो t1, केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बाकी की भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे ये टाइम है, ऊपर क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, तभी तो वेलोसिटी बनेगी। तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, एक बार आप देख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बहुत इजी है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? F बराबर g m1 m2/r², दैट इज g बराबर 1 सेकेंड। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F बराबर g m1 m2/r²। आपको चाहिए वैल्यू ऑफ g, तो g को सेपरेट कीजिए, दैट इज F r²/m², और यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन निकालना है आपको। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1t-2, डायमेंशन ऑफ r² दैट इज L2, एंड आपको दिख रहा है दैट इज m2। आप इसको सॉल्व कर लेना, तो इसका जो ऑप्शन है वो आ जाएगा m-1 L3t-2, ठीक है। चेक कर लीजिए, m-1 होगा ऊपर जाएगा, L1 और L2 हो जाएंगे L3 और दैट इज t-2, उसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐसा पेयर है जिसका डायमेंशन सेम नहीं है? देखिए अभी अभी बताया था कि जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वो प्रेशर के इक्वल होता है, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया है, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। और बात करते हैं दाब की, उसका फॉर्मूला भी बल बटे क्षेत्रफल है। बात करें वेग और चाल की, वेग का जो फॉर्मूला है दूरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही चाल का फॉर्मूला है। कार्य और ऊर्जा की बात करें तो वो भी ठीक है, तो सीधा सा आंसर है जो नवा है उसका आंसर होगा सी। सी का इसलिए है बल और आवेग में अंतर होता है। बल होता है dp/dt, मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ संवेग में परिवर्तन बल है, जबकि संवेग आवेग क्या है, इम्पल्स क्या है, इम्पल्स है f/dt, ठीक है, दैट इज द इम्पल्स। तो दोनों के डायमेंशन में अंतर है। अंतर क्या है, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1t-2, लेकिन इसमें यदि t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इम्पल्स बन जाएगा, तो इम्पल्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 L1t-1, ठीक है। चलिए, और ये उसी का डायमेंशन किसके बराबर है, ये मोमेंटम के डायमेंशन के भी बराबर है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, ये भी बहुत इजी है। एक द्रव में गति करते गोले पर F बराबर 6 पाई नीटा आर बी, 6 पाई नीटा ए बी है, और यहाँ जो ए दे रखा है इन्होंने, ए क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये स्टॉक के नियम से आता है, स्टॉक के नियम में अंतिम वेग होता है, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं इसको। तो इसका डायमेंशन बड़ी इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका डायमेंशन चाहिए आपको, नीटा का, तो नीटा सेपरेट कीजिए, फोर्स अपॉन ए बी टी। 6 पाई को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डायमेंशन लेस है, तो यहाँ आप फोर्स का लिखेंगे m1 L1t-2, ए क्या है, रेडियस है, दैट इज L1, और ये वेलोसिटी है तो L1t-1, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका m1 L-1t-1। m1 ये रहा, ये L1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर जाएगा -1, ये आ जाएगा t-1, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लें। ये रियल गैस इक्वेशन की रियल गैस इक्वेशन है, देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11 को आप। और आपसे पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए।
तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये क्वेश्चन कई बार जो है गेट की परीक्षा में पूछा गया है, हालांकि यहाँ इस बात का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी जब नेट का आप प्रिपरेशन करोगे या गेट का पेपर देखोगे तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ ए बी, और एक कांस्टेंट होता है, तीनों कांस्टेंट का वैल्यू पूछा जाता है आर का। देखिए p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, तो हमसे पूछा है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ ए। हमने क्या कहा कि इस प्रेशर में यदि ये टर्म जुड़ रही है तो इस पूरे टर्म की जो डायमेंशन होगी वो प्रेशर के बराबर ही होगी। इसका मतलब a अपॉन बी स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर है, या m1 L-1 T-2 के बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बात करते हैं फोर्स का क्या होता है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, आपको लगेगा कहाँ से लिख दिया। फोर्स का होता है m1 L1 T-2, इसका होता है L2, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो वही आ जाएगा m1 L-1 ओके T-2। चलिए हमको क्या चाहिए, ए का डायमेंशन, तो ये क्या है, ये कैपिटल B मतलब वॉल्यूम है, आयतन है, तो आप फोर्स अपॉन एरिया में आयतन का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब m1 L-1 T-2 में मल्टीप्लाई हो रहा है L क्यूब की पावर 6 का। आयतन क्या होता है, दूरी का क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब, तो L क्यूब कर दिया, डायमेंशन मैच कर जाएगी m1 L5 T-2। और इसका जो ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन ए। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। ये तो इजी है, दाब का डायमेंशन पूछा है तो बस m1 L-1 T-2, अभी भी फॉर्मूला बताया था F अपॉन एरिया। इस वीडियो को बिना क्वेश्चन पेपर के देखना पॉसिबल नहीं है, या बहुत गलत होगा, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो ही इस वीडियो का कुछ बेनिफिट निकलेगा। ध्यान से समझना इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज़ द डायमेंशन, अच्छा डायमेंशन कांस्टेंट। इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है या ऐसा कौन सा नियतांक है जो डायमेंशन रखता है। अभी अभी बात हुई थी, क्वेश्चन कौन सा है, 13 है। अभी अभी बात हुई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपवर्तनांक, उसका फॉर्मूला होता है C अपॉन V, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये किसी माध्यम में वेग है, ये वैक्यूम में वेग है, तो वेग बटे वेग, तो इसका डायमेंशन आता है m0 L0 T0। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। पाइथन जो अनुपात है इसको सिग्मा से शो करते हैं, ये होता है डेल्टा D अपॉन D डेल्टा L अपॉन L, ये होता है। तो डेल्टा D से D कैंसिल आउट होता है, मतलब दोनों की डायमेंशन कैंसिल आउट होती हैं, और L अपॉन डेल्टा L की वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाती है, तो ये भी एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। बात करें आपेक्षिक घनत्व की, ये रिलेटिव डेंसिटी है, ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में घनत्व बटे आपकी वस्तु का घनत्व, ये उसका हवा में घनत्व। तो कहने का मतलब जो ऊपर है वो भी डेंसिटी आती है, नीचे भी डेंसिटी आती है, इस वजह से जो आपेक्षिक घनत्व है ये भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। लेकिन अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन आती है, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको आता है, आघूर्ण पूछा है, तो आघूर्ण का सबसे अच्छा फॉर्मूला जो है वो एक ही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस आघूर्ण टॉर्क से शो करते हैं R क्रॉस F, और इसकी डायमेंशन वर्क के बराबर होती है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। हालांकि जब डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट हो, मतलब सदिश गुणनफल हो या अदिश गुणनफल हो, वेक्टर प्रोडक्ट हो या स्केलर प्रोडक्ट हो, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फिजिकल क्वांटिटी से मतलब होता है। टॉर्क जो है, टॉर्क में भी एक डिस्टेंस है, एक फोर्स है, और जो वर्क है उसमें भी एक डिस्टेंस है, एक फोर्स है, तो दोनों की जो डायमेंशन है वो इक्वल आती है, वो आती है m1 L2 T-2। ओके, सो ऑप्शन इज ए, m1 L2 T-2। स्वयं प्रेरण गुणांक, इसके बारे में भी अभी बातचीत की थी। जिस तरह रेजिस्टेंस का हमने डायमेंशन निकाला था, वैसे ही एक साधारण से फॉर्मूले की हेल्प से हम L का डायमेंशन निकालेंगे। तो देखिए L का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। यहाँ L जो है वो इंडक्टर है, प्रेरकत्व है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं वर्क का। आप ऐसा कीजिए, इसको अच्छे से जो नोट्स तैयार कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स,
इस वीडियो को देखने का मतलब ये नहीं है कि आप बस देख के इसको छोड़ दें। जब आप इसको देखें तो एक छोटा सा कॉपी अपने पास रखें, उस नोटबुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको अच्छे टॉपिक्स लग रहे हैं, उनको नोट भी करें, जिससे आपको वो हमेशा याद रहे। जो वर्क है उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। एक तो इस्तेमाल किया था I²RT, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने के लिए। W = ½ LI², ये इस्तेमाल किया जाता है इंडक्टर की डायमेंशन निकालने के लिए। एक होता है W = ½ या तो Q²/C कर लीजिए या ½ CV² कर लीजिए, लेकिन बेहतर ये होता है क्योंकि कूलाम का अपन को पता है I/T होता है, मतलब करंट इन टाइम होता है। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कैपेसिटर की डायमेंशन निकालने के लिए। तो तीनों की डायमेंशन, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस, इन तीनों की डायमेंशन को वर्क के फॉर्मूले से निकाला जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो W = ½ LI², जिसका डायमेंशन निकालना है उसको सेपरेट करो, तो डेट इज W/I²। W का डायमेंशन क्या है? M1 L2 T-2 अपॉन I का क्या होता है? A2। सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन होना चाहिए M1 L2 T-2 A-2। ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई टाइप से ये पूछा जाता है। इसकी स्पेशल तो 2 टाइप हैं। पहला ये कि समान दूरी में, मतलब आधी दूरी इतनी चाल से और आधी दूरी इतनी चाल से, और दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि आधे समय में वो V1 चाल से चलता है और आधे समय में V2 चाल से चलता है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। एक पार्टिकल है जो अपनी टोटल जो ट्रेवलिंग है, जो टोटल इसकी यात्रा है, उसकी आधी डिस्टेंस, माना ये पूरी यात्रा जो है x की है, तो उसका आधा डिस्टेंस मतलब x/2 कवर करता है B1 चाल से, और बाकी का जो x/2 है, आधा है, वो कवर करता है B2 चाल से। तो जाहिर सी बात है इस दूरी को B1 चाल से तय करने में कुछ टाइम लगेगा, उसको T1 मान लेते हैं, और इसी दूरी को दूसरी वेलोसिटी से या दूसरी चाल से तय करेंगे तो टाइम T2 लगेगा। बात को समझने की कोशिश करना। दूरी सेम है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, लेकिन यहाँ 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया जाता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ इसको कवर किया जाता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जाहिर सी बात यहाँ टाइम कम लगेगा, इस वजह से टाइम अलग अलग ले लिया। चलिए हमको क्या निकालना है, उसने पूछा व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। V एवरेज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस x/2 प्लस x/2 अपन टोटल टाइम T1 प्लस T2। अब प्रॉब्लम तो ये है कि x/2 और x/2 के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है और T1 और T2 के बारे में नहीं पता। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो T बराबर क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम निकालते हैं पहले T1, तो T1 निकालिए। T1 कैसे निकालेंगे? x/2 में लगता है B1 चाल से चलता है, और T2 कैसे निकालेंगे? बाकी की जो x/2 है उसको आप B2 चाल से तय करते हो। चलिए आ जाओ, B एवरेज में वैल्यू रखो। हाँ जी, वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए x/2 और x/2 तो x हो गया, तो ये तो x लिख सकते हैं, आधा और आधा 1 बन गया है। यहाँ क्या आ जाएगा? x/2 कॉमन निकाल देते हैं, 1/B1 प्लस 1/B2। हाँ जी, यहाँ क्या लिखेंगे? ये 2 पर जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1/B1 प्लस 1/B2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2B1 B2/B1 प्लस B2। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा B। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि वो ये कह दे कि नहीं हमको आधी दूरी में B1 चाल से तय नहीं करता, वो कहता है कि यदि एक चलो साफ कर लेते हैं। हाँ जी, यदि वो पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि एक डिस्टेंस जो है उसको 3 पार्ट पोर्शन में तोड़ा गया है, मतलब x/3 को B1 चाल से, बाकी की जो x/3 है उसको B2 चाल से, और अगली जो x/3 है उसको B3 चाल से। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये फॉर्मूला याद रखो, ये जनरल फॉर्मूला है। तो B एवरेज का फॉर्मूला है
3 1 2 3 लिख दिया, और टोटल वेलोसिटी लिख दो 1/v1 1/v2 1/v3। यदि इसको n पार्ट्स में डिवाइड करें तो और भी अच्छा तरीका है, बी एवरेज बराबर n 1/v1 1/v2 1/v3 1/vn। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यदि टाइम वाला आपसे पूछ ले तो आप सॉल्व कीजिएगा सेम पैटर्न पे, वो आपको मिल जाएगा v1/v2/2। मतलब आधे टाइम में वो v1 चाल से चलता है और आधे टाइम में वो v2 चाल से चलता है। तो बताइए बी एवरेज कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला वो आता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दैट इज 17। और ये कहता है कि एक जो कार है वो 0 से चलकर 20 सेकंड में 44 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त करती है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस। हो आ जाओ, क्या आंसर आ रहा है इसका, 400 मीटर आ रहा है क्या? इसका आंसर 400 मीटर आ रहा है आप सबका। चलिए देखिए, एक कार शून्य से चलकर, मतलब u बराबर इसका क्या है 0, 20 सेकंड में आप टाइम लगता है 20 सेकंड का, और 44 किलोमीटर आवर। इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा, मतलब इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो उसका सही है। हिंदी में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वो 44 नहीं है, वो 144 है, ठीक है। तो एक कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर, मतलब एक कार को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई है u बराबर 0 से। व्हाट इज़ द डिस्टेंस। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, क्योंकि आंसर आपको मीटर में दिया हुआ है। 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर अपन सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ द 8 टाइम्स, और ये आ जाएगा 8540 मीटर अपॉन सेकेंड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है वो थोड़ा देखिए, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दैट इज़ ut प्लस हाफ at²। वो कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ a और 10t का स्क्वायर, क्योंकि टाइम 20 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो b बराबर u प्लस at, b कितना है 40, तो ये फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, u है 0 इनिशियल, a इंटू 20, और a बराबर आ गया 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। जैसे यहाँ आप a का वैल्यू रखेंगे, दैट इज s बराबर 0 हाफ a इंटू 2 इंटू 20 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 400 मीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी। और क्वेश्चन है ये आपका 17। तो 17 में पहले आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये आप ढूंढिए। सी, ठीक है। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वेलोसिटी दी है और आपको ए और बी कांस्टेंट है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन जो है वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, इंट्रीकेशन होता है इसमें, और इसका आंसर आपका सी आ रहा होगा यदि आपने किया है तो। चलिए देखो, यदि आपको कोई डिस्टेंस दी है या डिस्प्लेसमेंट दिया है, उससे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो तरीका होता है इसका स्लोप निकाल लीजिए dx/dt। यदि आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो भी इसका स्लोप निकाल दीजिए dv/dt। लेकिन यदि आपको a से b कैलकुलेट करना है तो आप फॉर्मूला क्या कहता है, a बराबर dv/dt होता है। आपको b निकालना है तो dv बराबर क्या लिखोगे, a dt, और b कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन a dt। सिमिलरली v दे रखा हो और आपको x कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है dx/dt, और यदि आप dx कैलकुलेट करना चाहते हैं तो v dt, और आप x कैलकुलेट करना चाहते हैं तो v dt। इस क्वेश्चन में हमको वेलोसिटी दिया है और डिस्टेंस पूछा है 1 और 2 सेकंड के बीच में, तो बड़ा आसान तरीका है, यहाँ 1 सेकंड से 2 सेकंड लिमिट लग जाएगी। वेलोसिटी का वैल्यू रखिए dt के रेस्पेक्ट में, आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
चलो सॉल्व कीजिए। हाँ जी, ऑप्शन इसका सी आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। एक बार हम फॉर्मेट में और रख देते हैं, और कैलकुलेशन में समय खराब करने से फ़ायदा नहीं है, आप कर लेना इसको, ठीक है। चलिए फॉर्मेट में कैसे रखेंगे इसको देखिए। इसका कैसे रखेंगे, x बराबर 1 से 2 और वेलोसिटी है at प्लस bt स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण की गति को ये x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब से स्पष्ट किया है। ये कह रहा है कि वेग शून्य होने पर इस कण का मंदन, मतलब ये पूछ रहा है व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। ओके, एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे जब वेलोसिटी 0 हो, तो वेलोसिटी 0 निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 है 0, ये 12, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर। वेलोसिटी 0 है तो रख दिया 0, ये 12 3t स्क्वायर। यहाँ से आप 3t स्क्वायर को इधर लेके आओगे, ये इक्वल टू हो जाएगा 12 के, और t बराबर आ जाएगा t स्क्वायर बराबर 4, इसका मतलब t बराबर आ जाएगा 2 सेकंड के। तो अब एक्सेलरेशन निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो, और वेलोसिटी किस टाइम पे 0 है, 2 सेकंड पे। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, a बराबर 0 माइनस 3, हाँ जी 2t, इसका मतलब माइनस 6t, और t की जगह आप ठीक लिखा है, हाँ जी t की जगह 2 लिख दीजिए, माइनस 12 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आपको ऑप्शन में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ माइनस जो का जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डेशन को, मंदन को। अगला क्वेश्चन देते हैं 20। ये कह रहा है एक्स अक्ष पर एक किसी कण का समय t के संदर्भ में एक्स इक्वेशन दे रखी है, x बराबर 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, x इन मीटर t सेकेंड प्लस x डायरेक्शन में कण का स्थान क्या होगा, चाल उच्चतम हो। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। देखिए ये कह रहा है कि आपको बताना है वह स्थान या वह डिस्टेंस या वह x की वैल्यू जिस पर आपका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो। ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको काम में लेना है। यदि वेलोसिटी फॉर एग्जांपल यहाँ 0 है, इस पॉइंट पे अधिकतम है, तो इस पॉइंट का जो स्लोप होता है ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा dv अपॉन dt वो 0 होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा इस पॉइंट पे 0। तो मिनिमम वेलोसिटी वाले पॉइंट पे या मैक्सिमम वेलोसिटी वाले पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। तो चलिए ऐसा करते हैं। हाँ जी, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, dx अपॉन dt इक्वल टू, हाँ जी क्या आएगा 18t माइनस 3t स्क्वायर। ओके, दैट इज द वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 18 माइनस 6t, ये होगा 0 एट b मैक्स क्या होगा a बराबर 0। तो इसको आप 0 रखोगे, 18 माइनस 6t बराबर 0, और यहाँ जो t का वैल्यू है वो आ जाएगा 3 सेकंड, और उस पर वो डिस्टेंस पूछ रहा है तो यहाँ t का वैल्यू आप रख दीजिए। तो x बराबर 9, t का क्या आएगा क्यूब, हाँ जी माइनस 3 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर आएगा। ओके, t का वैल्यू यहाँ रखना है तो स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस ये आ जाएगा 27। तो आप कैलकुलेट करोगे 11 माइनस 7 दैट इज 4 5, तो 54 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो ऑप्शन है वो ए है। चलिए क्वेश्चन 22 की बात करते हैं, हाँ 21 की बात करते हैं। अच्छा, एक इक्वेशन दी है और पूछा है ऑप्शन ए। ओके,
हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है इसका? किस किस का सही है ये सवाल? इसमें ऑप्शन डी होगा। बड़ा इजी सवाल है, चलिए देखते हैं। इक्कीसवां सवाल करने जा रहे हैं। x बराबर a e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e की पावर बीटा टी। ठीक है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन जो है वो बीटा टी दे रखा है प्लस में, और हिंदी में माइनस दे रखा है। ध्यान रखना, इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो हैं वो मान्य होंगे। हर एक पेपर में भी ये रूल लिखा होता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में पेपर दें, किसी भी एग्ज़ाम को दें, तो उसमें ये रूल होता है कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो हैं वो मान्य हैं। तो हिंदी में क्या होता है, मिसप्रिंट हो जाती है, तो माइनस की जगह प्लस कर लेना। ये क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है? पार्टिकल का वेग। तो चलो पहले वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो a माइनस अल्फा आ गया e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बीटा b e की पावर बीटा टी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी प्लस बीटा बी ई की पावर बीटा टी। तो देखिए, हम टाइम इंक्रीज करते हैं, तो टाइम इंक्रीज करेंगे तो नीचे वाला जो टर्म है ये इंक्रीज होगा। जब नीचे वाली टर्म इंक्रीज होगी तो इस टोटल टर्म का जो वैल्यू है वो घटेगा। लेकिन नेगेटिव लग रहा है, तो नेगेटिव में जब कोई वैल्यू घटती है इसका मतलब वो बढ़ रही है। या टाइम का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये टर्म बढ़ेगी। तो कहने का मतलब यहाँ नेगेटिव इफेक्ट की वजह से वैल्यू बढ़ रही है, और यहाँ तो टी बढ़ने के कारण वैल्यू बढ़ी रही है। तो फाइनली जब टी बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 3t क्यूब 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8। ओके, t बराबर 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन निकालना है। इसका तो आप कर ही सकते हैं, ds/dt निकालेंगे, एक वैल्यू आ जाएगी। फिर आप निकालेंगे, ये वेलोसिटी है, dv/dt, फिर एक वैल्यू आ जाएगी, इसका नाम एक्सेलरेशन होगा, और इसमें आप वैल्यू रखेंगे t बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका 32 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। क्या कह रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना, वेलोसिटी आएगी, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और इसमें t बराबर 1 रख देना है, आपका आंसर 32 मीटर/सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। तो 22 वाले क्वेश्चन में तो केवल आपको डिफरेंशिएशन ही करना है, आपको एक्सेलरेशन तक पहुंचना है और t बराबर 1 रख देना है। 23 क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, मतलब सीधी रेखा में गति करता है, और उसका उसका आपको इक्वेशन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो व्हाट इज द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या होगी जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो देखिए 23 एस बराबर टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब एक्सेलरेशन 0 दे रखा हो। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसका मतलब S से A तक पहुँचो। तो ds/dt से हमने कैलकुलेट कर लिया वेलोसिटी, ये आ गई 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 प्लस 0। फिर हमने एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया तो ये एक्सेलरेशन आ गया, इसको क्या लिखेंगे 6t माइनस 12 प्लस 0। और ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है तो बराबर 0 कर दो। तो यहाँ से t का वैल्यू सीधा सीधा 2 सेकेंड मिल रहा है, और एक्सेलरेशन 0 हो उस पर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ये रहा। इसमें क्या करना है, t का वैल्यू रख देना है। तो ये सारा इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो देखिए -9 आ जाएगा, 4 दैट इज द 12 माइनस कितना हो गया 24 प्लस 3, ये आ जाएगा 12 माइनस 9 मीटर/सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 24 देखिए, 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टिकल को एक टावर के शिखर से छोड़ा जाता है। ये यात्रा के जो अंतिम 2 सेकंड है उनमें 40 मीटर की डिस्टेंस से चलता है, तो टावर की जो ऊंचाई है वो कैलकुलेट करनी है। चलिए
हम मान लेते हैं कि जब पार्टिकल ऊपर टावर से गिरता है तो टी टाइम लेता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा। ऑप्शन इसका 45 मीटर आ रहा है। देखिए, हाँ जी, कैसे करेंगे। एक टावर है और यहाँ से एक पार्टिकल को छोड़ा गया है। ये कह रहा है कि हम मान लेते हैं टी सेकंड में ये पार्टिकल पूरी डिस्टेंस कवर करता है जिसका वैल्यू h मान लें, और लास्ट का जो 2 सेकंड है उसमें ये डिस्टेंस कवर कर लेता है 40 मीटर। तो ये टाइम कितना है, t-2। तो एक काम करें, यदि t टाइम पार्टिकल चला होता तो डिस्टेंस कैसे निकालते, s बराबर ut प्लस हाफ at²। s बराबर h है, u ड्रॉप किया गया है, छोड़ा गया है, ड्रॉप किया है ना। हाँ जी, ड्रॉप का मतलब जब छोड़ा आ जाए या ड्रॉप आ जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दो, 0 हो गया। हाफ नीचे गिर रहा है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, g, तो आपने g कर दिया, इंटू t²। t का वैल्यू कितना है, जब यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं तो t² आ गया। तो h का वैल्यू हाफ g t², यही हमको निकालना था। अब प्रॉब्लम क्या है, सर निकालना तो यही था लेकिन आपके पास t का वैल्यू नहीं है, आपको बस ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये सेकंड है, ध्यान रखना कि 2 सेकंड पर 40 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो एक तरीका और है, t सेकंड पे तो ये डिस्टेंस है, तो इतने सेकंड पे कितनी डिस्टेंस आएगी, देखिए h ये मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो h डैश है। तो h डैश बराबर ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ से यहाँ तक t/2 टाइम लगता है, तो वही पार्टिकल को u बराबर 0 होगी, तो 0 किया, हाफ ये g होगा और t-2 का होल स्क्वायर, ये आ गया h डैश। अब तो बड़ा सिंपल काम हो गया। ये डिस्टेंस कितनी है, ये रही, ये डिस्टेंस कितनी है, ये रही, तो ये कितनी होगी, h माइनस h डैश। तो h माइनस h डैश बराबर उसने दे रखी है 40, और 40 तो h कितनी, हाफ gt², हाँ जी, माइनस हाफ t-2 का होल स्क्वायर। और यहाँ आप इन दोनों को खोलोगे तो t का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। हाफ gt² माइनस हाफ g, इसको ओपन करोगे t² प्लस 4 माइनस 40, हाँ जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे 40 लिखे तो एक t का वैल्यू कैलकुलेट होगा और उस t के वैल्यू को यहाँ रख देना है, ठीक है। वापस समझा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, t टाइम में जो डिस्टेंस निकली h उसका वैल्यू निकाला, वो ये आ गई। फिर हमने h डैश t/t-2 टाइम में जो दूरी थी उसका वैल्यू निकाला। आप सोच रहे होंगे सर जी ये दे रखा है, आप ये सब क्यों निकाल रहे हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो वेलोसिटी है ना वो हमको पता नहीं है। एक तरीका ये भी है कि आप इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमने क्या सोचा कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी हम दे रखी है हमको, और यहाँ तक का यदि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर दें, क्योंकि हम टाइम मान लेते t-2 है, तो आप टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। और वही हमने किया, टोटल में से h डैश वाला घटा दिया, 40 के इक्वल आ गया। यहाँ से t के वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब t यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाला समय होगा, और यहाँ वैल्यू रखेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा। चलिए, तो इसका जो आंसर आने वाला है 45 मीटर आएगा, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 25 क्वेश्चन सबका सही होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि एक टाइम पे जो पार्टिकल की 2 पोजीशन नहीं हो सकती। इस टाइप के क्वेश्चंस को यदि आप और भी करना चाहते हैं तो हमारा एक 1D मोशन वाला वीडियो है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, उसको आप देख लें। और ये जो आप अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं 25, ये भी हम कई बार वीडियो लेक्चर्स में करवाए हुए हैं। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो 1D मोशंस की तो ऑलमोस्ट 1D के 2D की भी वीडियोज़ ऑलमोस्ट आ गई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन 25 कब भी है, क्योंकि एक ही इक्वेशन ऐसी है, केवल एक ही ग्राफ ऐसा है जिसमें एक ही पॉइंट पे पार्टिकल की 2 पोजीशन मिल रही है। देखो, माना कोई टाइम t बराबर यहाँ है, ठीक है, ये 0 सेकंड है और हम मान लेते हैं ये 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड में पार्टिकल यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पार्टिकल यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा। तो
तो आप कहोगे ग्राफ तो कह रहा है कि t बराबर 1 पर वो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। या तो t बराबर 1 सेकेंड पर आप यहाँ रखो, ये यहाँ रखो। कहने का मतलब कोई भी पार्टिकल, कोई भी वस्तु एक टाइम पे तो एक ही जगह पे होगी, एक टाइम पे दो जगह तो अपेयर नहीं होगी। इस वजह से ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। अब कह रहा है पत्थर को फ्रीली छोड़ा गया है, एक स्टोन है जिसको फ्री छोड़ा गया है, तो फ्री छोड़ते u बराबर 0 और एक्सेलरेशन -g। एक बात और ध्यान रखो, ये जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं ये उसी केस में एप्लीकेबल होंगी जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यदि किसी भी स्थिति में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो आप वहां इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। रिपीट कर रहे हैं, यहाँ a बराबर क्या था g बराबर 9.8 मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस वजह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ भी हम a बराबर -g है इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। लेकिन यदि a बराबर gt आ जाए, मतलब एक ऐसा एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ बदल रहा है, तो वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन काम करना बंद कर देती है। इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, एक पार्टिकल को ऊपर से छोड़ा गया है, पहले 5 सेकंड में जो फर्स्ट 5 सेकंड है उसमें डिस्टेंस h1 है, जो सेकंड 5 सेकंड है उनमें h2 है, और जो थर्ड 5 सेकंड है उसमें h3 है। हमारा वीडियो जो मोशन अंडर ग्रेविटी देखोगे तो वहाँ हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। इसको गैलीलियो के विषम अंक का नियम भी कहते हैं, ओड नंबर लॉ। इसमें क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल फ्रीली फॉल किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो पहले डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस जो होती है उसका फॉर्मूला आता है u प्लस a/2 2n-1। ये क्या है? ये है nवें सेकंड में तय की गई दूरी। फॉर एग्जाम्पल, पहले सेकंड में तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे? u a/2 1-1, दैट इज इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी कितनी है 0, तो कितना आ गया a/2। जब हम s2 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3a/2। ऐसे ही जब s3 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5a/2। कहने का मतलब सेम इंटरवल में, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल यहाँ से गिरा तो एक सेकंड में उसने डिस्टेंस की फॉर एग्जाम्पल s1 कवर की, अगले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की वो उसने कवर की s2, और अगले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो है s3। तो ये कहता है कि यदि सेम इंटरवल में आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको उन सभी का जो रेशो मिलेगा s1 रेशो s2 रेशो s3 वो मिलने वाला है। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? a/2 रेशो 3a/2 रेशो 5a/2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1:3:5। कहने का मतलब s1 s2 s3 1:3:5 का रेशो मिलेगा यदि सेम इंटरवल है। यहाँ हमने सॉल्व किया है 1 सेकंड के लिए, और हमारे क्वेश्चन में दे रखा है पहले 5 सेकंड में h1, दूसरे 5 सेकंड में h2, तीसरे 5 सेकंड में h3। तो सीधा सीधा बता रखा है कि h1, h2 और h3 में जो रिलेशन है वो 1:3:5 का है। तो हम सीधा आंसर लिख सकते हैं h1 रेशो h2 रेशो h3 1:3:5। यदि आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी नाम का वीडियो है हमारे YouTube चैनल PGT फिजिक्स पॉइंट पे, वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ पूरा समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो देखो पहला h1 यदि 1 है तो उसका 3 गुना क्या है h2, और उसका 5 गुना क्या है h3। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं h1 जो है वो है 5, ये ठीक रहेगा, h2 इक्वल टू h1 इंटू या 3 इंटू h1। दूसरा h3 जो है वो है h1 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब जो h2 है वो पहले का 3 गुना है, तो पहला डिस्टेंस h1 है, 3 गुना क्या आ जाएगा h2। जो h3 है वो पहले का 5 गुना है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट क्या कह रहा है? h1 बराबर h2/h3। इसको थोड़ा हटा देते हैं। हाँ जी, देखिए, हाँ जी, क्या देखेंगे? h1 बराबर h2/h3 बराबर h3/5। तो क्या देखने को मिल रहा है? एक बार इसको हटाओगे तो देखो क्या दिख गया, h2 बराबर 3h1, और एक बार ऐसा लिख दो h1 बराबर क्या था h3/5
तो H3 बराबर क्या दिख जाएगा 5H1। तो ये गैलोलियो का लॉ है। इसमें कहा जाता है कि यदि कोई पार्टिकल फ्री फॉल हो रहा है तो सेम इंटरवल में जो डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी या कवर की जाएगी उनका रेशो 1:3:5 होगा और उसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, कई बार ड्रॉप्स के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, कई बार किसी तरीके से पूछे जाएंगे, तो इसको तैयार कर लें, अच्छा रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका आंसर आप सबका सही आना चाहिए कि जब किसी वस्तु को छोड़ा जाता है ऊपर से तो ग्रेविटी सब वस्तुओं के लिए समान रहती है, u बराबर 0 सबके लिए है। तो ध्यान रखना जो लास्ट में वेलोसिटी होगी, यदि कोई भी घर्षण नहीं है, ठीक है, कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो 1:1:1 मतलब समान स्पीड से आके गिरेंगे। तो इसका ऑप्शन सी होगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पिंड पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका गया है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हमने एक वीडियो कराई थी मोशन अंडर ग्रेविटी, वापस नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि एक टॉपिक करवाया था उसमें सेमेट्री ऑफ मोशन या सेमेट्री ऑफ अंडर ग्रेविटी मोशन। तो उसमें बताया था कि यदि किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है और वो यहाँ h हाइट पे जाके पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो लौट के आएगा। तो ये कहता है कि जिस वेलोसिटी से उसको फेंका गया है वो उसी वेलोसिटी से लौटेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। वापस ध्यान से सुनना। सेमेट्री मोशन क्या सेमेट्री इन मोशन क्या कहती है कि जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है यदि एयर फ्रिक्शन नहीं है तो पार्टिकल उसी वेलोसिटी से आके टकरा देगा। दूसरी बात, एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यदि टी टाइम लगा है तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी टी टाइम लगेगा। एक और बात, यदि पार्टिकल पहले डिस्टेंस में S1 दूरी कवर करता है तो पार्टिकल अंतिम सेकंड में भी S1 डिस्टेंस कवर करेगा। पार्टिकल दूसरे सेकंड में यदि S2 डिस्टेंस कवर करता है तो पार्टिकल इस सेकंड में जो लास्ट सेकंड होगा, चलो एग्जांपल ले ही लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक पार्टिकल हमने फेंका है ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से और वो लौट के आता है नीचे, तो हम क्या देखते हैं कि इस t1 टाइम में वो S1 डिस्टेंस कवर करता है, t2 टाइम में S2 डिस्टेंस कवर करता है, t3 टाइम में वो S3 डिस्टेंस कवर करता है, t4 टाइम में वो S4 डिस्टेंस कवर करता है और आखिरी टाइम में वो S5। यहाँ जो ये मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो 5 सेकंड में कवर की जा रही है, तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड और पांचवा सेकंड। तो ध्यान रखना, यहाँ से जब पार्टिकल गिरना चालू करेगा तो पहले सेकंड में गिरने के बाद पहले सेकंड में जो डिस्टेंस होगी वो S5 के बराबर ही होगी। जो गिरने के बाद दूसरा सेकंड होगा उसमें जो डिस्टेंस होगी वो S4 के बराबर होगी। यहाँ जो डिस्टेंस होगी तीसरे सेकंड में गिरने के बाद, ध्यान रखना, वैसे काउंट करोगे तो 5, 6, 7, 8, ये 8वें नंबर का है, ये 90 का है और ये 10 का है। तो या तो ये कहो कि 90 सेकंड में कितनी डिस्टेंस होगी, वही S2 के बराबर, या ये कह दो कि जब गिरना चालू किया तो चौथे सेकंड में कितनी डिस्टेंस होगी, S2 के बराबर। हाँ जी, अंतिम 10वें सेकंड में हम बात करें कितनी डिस्टेंस होगी, S1 के बराबर। तो इसको कहते हैं सेमेट्री, ठीक है। हाँ जी, इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन या ऊपर होगी या नीचे होगी। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, यहाँ भी यदि v2 है तो यहाँ भी v2 होगी। तो इसको मोशन में सेमेट्री कहते हैं, मतलब सममितता कहते हैं। तो इसी के बेस पे हम उसका आंसर दे सकते हैं कि यदि फेंकने में उसको 5 सेकंड का समय लग रहा है तो लौट के आने में भी 5 सेकंड लगेगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28। 29 ये क्या कहता है कि एक F बराबर F0 1 - T अपॉन कैपिटल T। हाँ जी, जबकि F0 T नियतांक है, T बराबर 0 पर इस कण का वेग 0 है। एट T बराबर 0 सेकेंड वेलोसिटी इज 0। T बराबर 0 सेकेंड और उस क्षण के बीच समय अंतराल में जबकि F बराबर 0 होगा, कण का वेग क्या होगा। ओके, ये कह रहा है कि T बराबर 0 तथा उस क्षण में जब F बराबर 0 हो तो कण का वेलोसिटी बताते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है,
इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, चलिए इसको एक बार मिटा देते हैं बोर्ड को। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अटपटा बनाया गया है। उसमें कहा गया है कि वेलोसिटी किस टाइम इंटरवल में निकालनी है। एक तो t बराबर 0 से उस टाइम इंटरवल तक जहां f का वैल्यू क्या हो, 0 हो, और f क्या है, एक्सेलरेशन। तो चलिए हम f बराबर 0 रख के t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आंसर कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, देखिए कैसे 29 f बराबर f0, अच्छा ये दे रखा है, ओके। तो कह रहा है कि t बराबर 0 से f बराबर 0, तो f बराबर 0 रखो, 0 बराबर f0 1 माइनस t अपॉन t, 0 रखा तो ये हो गया 0, तो 0 बराबर 1 माइनस t अपॉन t, ये 1 हो गया, इसका मतलब t बराबर कैपिटल T आ गया। तो ये कह रहा है कि आपको a दे रखा है और a मतलब एक्सेलरेशन, और ये दे रखा है f, वो है f0 1 माइनस t अपॉन t, और आपसे पूछा गया वेलोसिटी। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था, a बराबर बताया था dv अपॉन dt। यदि a दे रखा हो, b निकालना हो तो b बराबर इंटीग्रेशन a dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कौन से समय तक, t तक। उसने कहा कि उस समय तक निकालो जहाँ f बराबर 0 हो, तो हमने f बराबर 0 लिख दिया, तो वो समय क्या हो गया, t हो गया। तो b बराबर, चलो वैल्यू रख देते हैं 0 से t, a का वैल्यू मतलब f का वैल्यू f0 1 माइनस t अपॉन t dt। हाँ जी, f0 बाहर हो गया, इसका क्या होगा t, इसका और टी स्क्वायर अपॉन 2t, और लिमिट आ जाएगी 0 से t। हाँ जी, f0 एक बार t लिखी, t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, और ये आ जाएगा 0, t से t कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा t/2, तो f0 t अपॉन 2 वेलोसिटी आ जाएगी। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, आई थिंक सी है इसका ऑप्शन शायद, हाँ सी है, ठीक है। चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन है लास्ट, दैट इज 30। यदि एक गेंद को u गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो नीचे गिरते समय आखिरी t सेकंड में, अच्छा ये पूछ रहा है कवर ड्यूरिंग द लास्ट t सेकंड ऑफ इट्स एसेंट। ओके, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में थोड़ी सी हमको गड़बड़ लग रही है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये कहा जाता है कि एक पार्टिकल को फेंका गया है u वेलोसिटी से, बिल्कुल इसी से सॉल्व होगा। एक पार्टिकल को u पर फेंका गया है u वेलोसिटी से, तो कह रहा है कि लास्ट t सेकंड में, मतलब यहाँ से यहाँ जो लास्ट t सेकंड है इसमें कितना डिस्टेंस कवर होगा वो कैलकुलेट करो, ये उसने पूछा है हमसे। तो ध्यान रखना, अभी हमने बताया था कि पार्टिकल को जब यहाँ से यहाँ फेंका गया है तो वो लौट के भी आएगा, और जब वो लौट के आएगा तो जब यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितनी है, u। यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा, इसको a पॉइंट मान लें, इसको b मान लें, तो जब a पॉइंट पे था तो वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी। जब वो लास्ट पॉइंट b पे पहुँचा जहाँ पार्टिकल रुका तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब पार्टिकल वहाँ से चलना चालू करेगा, तो जब वो चलना चालू करेगा तो इस केस के लिए यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ना चालू होगी। कहने का मतलब इस t सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी वही इस सेकंड में डिस्टेंस कवर होगी। तो हम इसके लिए निकाल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जा रहा है, तो देखो क्या निकालना है डिस्टेंस, दैट इज s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s बराबर इनिशियल कितना है, 0, हाफ g, और t उसने क्या है, t सेकंड में पूछा है तो t स्क्वायर लिख दीजिए। आंसर आ गया s बराबर हाफ gt स्क्वायर। एक बार और समझा रहे हैं, देख हमने क्या कहा था कि 5वें सेकंड में यदि डिस्टेंस s5 कैलकुलेट की गई है, सॉरी कवर की गई है, तो गिरने का जो पहला सेकंड होगा या 6वां सेकंड होगा उसमें भी s5 कवर करेगा। तो वैसे ही यहाँ से यहाँ तक t सेकंड पहुँचने में उसने s1 डिस्टेंस कवर किया है, तो लास्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में भी वो s1 डिस्टेंस कवर करेगा। आप कहोगे सर जी इसकी क्या आवश्यकता, आप यहीं से क्यों नहीं निकाल रहे। हम यहाँ से इसलिए निकाल रहे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो हमको पता है, लेकिन हमको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, और हम यहाँ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही हमको पता चलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है और t टाइम पे निकालना है तो बड़ा सिंपल वे में आंसर निकल जाएगा। तो थैंक यू आज का लेक्चर देखने के लिए।
टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। सेकंड टेस्ट आप तैयारी के साथ दें, टॉपिक आपको पता ही है और उम्मीद है उसमें भी आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे। धीरे धीरे हम क्वेश्चन को अप भी करेंगे, डाउन भी करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मिक्स टेस्ट में तो हम लेवल बहुत हाई करने वाले हैं, लेवल का मतलब अच्छा लेवल रखेंगे और उनके रिटन सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यदि किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को टेस्ट देने का प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे यूट्यूब पे या हमारे ऐप डाउनलोड करेगा, उस पर चैट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। बड़ा सिंपल वे है ऐप डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड करोगे तो इसको स्क्रॉल कर लेना ऊपर पूरा। जब आप पूरा स्क्रॉल कर लोगे तो आपको टेस्ट सीरीज़ के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो पहला टेस्ट सीरीज़ दिखेगा, टेस्ट 1, तो उस पर आप टैप करोगे तो सीधा टेस्ट पे लेके जाएगा। कुछ नियम्स बताएगा कि टेस्ट में आपको ये ध्यान रखना है, आप एग्री कर देना, आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि सर हमको लास्ट वाले क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो बात इतना सा है, आप ऊपर वाले जो भी आपका क्वेश्चन पेपर खुला है आप उसको स्क्रॉल कर लीजिए। यदि आप उसको स्क्रॉल करोगे ऊपर की तरफ तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। यदि आप क्वेश्चन पेपर के पेज को बदलना चाहते हैं तो आप राइट साइड में एक पॉइंट दिया है, आप उस पर टैप करेंगे तो पेपर बदल जाएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड आपने ऐप डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, फ्री टेस्ट हैं, 18 जुलाई तक ऑफर है। सो थैंक यू।